गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा वो होगा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने को लेकर के, यानी स्टडी के दौरान आप अपनी पढ़ाई की निरंतरता कैसे बनाए रखें, अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। तो आज मैं आपके सामने उसी वीडियो के साथ हूँ, एक चार्ट के साथ आज मैं आपके सामने आया हूँ कि ताकि एक प्रेजेंटेशन ईजी वे में हो सके और आप चीज़ों को समझ सकें। और निरंतरता के बारे में डिस्कशन करते वक्त निरंतरता यानी कंटिन्यूटी यानी कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए, इसको समझने के लिए किन किन चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी है, इस पर भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। मगर सबसे पहले ये समझ लें कि ये कंसिस्टेंसी है क्या। एक्चुअली कंसिस्टेंसी एक नेचर ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ एक्टिविटी है, नेचर ऑफ फोकस है, नेचर ऑफ द वे टू परफॉर्म है, जो कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए अलाउ करता है कि आप किसी काम को लगातार करते रहें और तब तक करते रहें जब तक आप रिजल्ट ना पा लें या जिस फोकस पे, जिस टारगेट पर आप चल रहे थे उस टारगेट को अचीव ना कर लें। अच्छा, निरंतरता एक बड़ी मुसीबत भी है, कंसिस्टेंसी एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर है कि हम किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते, या करते हैं तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप लगातार 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ नहीं सकते, आप रोज़ एक जैसा खाना नहीं खा सकते, रोज़ एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, रोज़ एक जैसी दिनचर्या नहीं फॉलो कर सकते, एक जैसा डे शेड्यूल हमारा नहीं होता है। और अगर हम एक ही जैसे शेड्यूल में एक ही जैसी चीज़ को बार बार दोहराने वाले क्रम में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बोर होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम बोर होना शुरू होते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये कि हम अपने टारगेट से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम अपने टारगेट से दूर होते जाते हैं। दूर होते जाने के साथ साथ एक समय ऐसा आ जाता है कि जब हम नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जिस टारगेट को लेकर हमने जर्नी स्टार्ट की थी वो टारगेट अब हम अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जब कंपटीशन जैसे बातों की आती है बात, या ये कह लें कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, या ये मान लें कि हम आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जब इस तरह की तैयारी की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एप्लीकेंट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, बहुत कम सीट्स हैं, दावेदार ज़्यादा हैं, आपको मिलने वाली सीट्स कम हैं, कंपटीशन का लेवल हाई है। तो आपको कहीं ना कहीं उन सारे लोगों से कॉम्पीट करना है जो उस पर्टिकुलर सीट के दावेदार हैं, जिसके लिए आप भी दावेदार हैं। अब समस्या ये होती है कि जब इस तरह की दावेदारी आती है तो जितने ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं चांसेस उतने कम होते जाते हैं। आपके साथ जो प्रतिस्पर्धा में है, आपके साथ जो कंपटीशन में है, जैसे अगर मैं बात नीट की करूं तो लगभग 15 से 16 लाख एप्लीकेंट, बात आईआईटी जेईई की करूं तो लगभग 12 लाख एप्लीकेंट्स, सीट्स बहुत कम है, 1 लाख भी नहीं क्रॉस होती, 50,000 25,000 30,000 32,000 जैसी फिगर्स होती हैं सीट्स की, है ना। आईआईटी की बात करें तो 11,000 12,000 सीट्स के आसपास हैं। तो जब सीट्स कम हैं और एप्लीकेंट बहुत बड़ी संख्या में है तो जाहिर सी बात है कि एक सीट पर कई दावेदार हैं। अब समस्या ये है कि वो जो कई दावेदार हैं उनमें से बहुत सारे दावेदार ऐसे हैं जो तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे होंगे, बहुत फोकस के साथ कर रहे होंगे। हो सकता है कि मैं उतना सीरियसली नहीं पढ़ रहा हूँ, या मैं उतने फोकस के साथ नहीं स्टडी कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ मगर कर नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो वो जो नहीं कर पाने वाली स्थिति है ना, उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हम कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाते, राइट, निरंतरता नहीं बना पाते। हम अपने आप को लगातार रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर पाते। हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते कि हमें अगले 6 महीने 8 महीने 10 महीने तक बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, बिना अपने मन को भटकने देने, बिना अपने आप को किसी और तरफ फोकस किए देने अपनी स्टडी पे बनाए रखना है। और ये पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि कई कारण होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, हालांकि डिस्ट्रैक्शन का चार्ट उस दिन मैं लेके नहीं आया था, मगर कल मैं एक वीडियो और डालूंगा, छोटा सा 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें डिस्ट्रैक्शन के चार्ट के साथ हम लोग प्रॉपर डिस्कशन कर लेंगे, राइट। खैर, तो अभी हम लोग बात निरंतरता की कर रहे हैं। तो निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आज हम उनका 1 बाय 1 शॉर्ट वे में डिस्कशन करेंगे ताकि बहुत लंबा समय ना जाए और वीडियो देखने में आपका बहुत समय कंज्यूम ना हो। तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडी, चूंकि हम बात कंपटीशन की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें स्टडी की बात करनी है। कंसिस्टेंसी की बात अगर हम करेंगे तो स्टडी के सेंस में करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग, राइट। अब एलिमिनेट करना है नेगेटिव थिंकिंग को, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्या आप नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हैं। नेगेटिव थिंकिंग कई कारणों से होती है, सिलेबस छूट रहा है नेगेटिव थिंकिंग होगी, घर में कोई प्रॉब्लम है नेगेटिव थिंकिंग होगी, बहुत सारे कारण हैं डिस्ट्रैक्शंस के जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने में।
तो अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं किसी भी पॉइंट की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग को पैदा करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, सब तरफ से दिमाग हटाना पड़ेगा और ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है इसका फ़र्क आप पे पड़ता तो है, मगर वो फ़र्क पढ़ाई पे पड़े आप ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। यानी आपको अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, डिस्ट्रैक्शन जिन जिन पॉइंट्स पर आपका है वो डिस्ट्रैक्शंस आपको रिमूव करने होंगे, तभी आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट कर सकेंगे। नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट करने में आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है, आपका फोकस बढ़ता जा रहा है, आप पढ़ाई को अच्छे से समय दे पा रहे हैं। एक होता है समय देना, एक होता है अच्छा समय देना, टाइम देना, क्वालिटी टाइम देना। तो बात क्वालिटी टाइम की हो रही है। तो जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका फोकस बढ़ता जाएगा और आपका जो स्टडी टाइम है वो क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट होगा। दूसरा पॉइंट है कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। देखिए बात फिर वही आ गई कि नेगेटिविटी होगी तो हम मोटिवेटेड नहीं होंगे। मोटिवेटेड हम तभी होंगे जब नेगेटिव थिंकिंग रिमूव होगी, यानी ये इंटरकनेक्टेड बात है। ठीक, दूसरी चीज मोटिवेशन में अभी हम लोग उस दिन बात कर रहे थे डिस्ट्रक्शन की, तो मैंने बार बार ये बात आपसे बोली थी कि सेल्फ मोटिवेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको दुनिया का कोई आदमी कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश कर ले, वो मोटिवेशन 3 से 4 दिन तक तो आपके ऊपर असर रखेगा, मगर उससे ज़्यादा असर नहीं होगा। उससे ज़्यादा असर के लिए आपको वही करना है जो हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, कि जब आप इस हद तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेताब हो जाएं, जैसे हम लोग उदाहरण की बात कर रहे थे ना कि मतलब जब बिल्कुल मौत आ जाए भूख के मारे, तो हम घास की रोटी भी खा लेंगे, हम घास भी छील के खा लेंगे, हम किसी जानवर को मार के कच्चा भी खा जाएंगे क्योंकि हम मरना नहीं चाहेंगे। जब उस लेवल की अर्ज पैदा होती है, ठीक है, तो वो मोटिवेशन पैदा होता है जिसके वजह से आप अपना टारगेट अचीव करते हैं। और उस मोटिवेशन को अपने अंदर लाने के लिए कोई मोटिवेटर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। वो आपके लक्ष्य की, आपके टारगेट की, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और उसको उसको पाने के लिए आप कितना बेताब हैं। अगर ये चीज़ आपने समझ ली है, आपके अंदर वो बेताबी पैदा हो गई है, तो फिर ये जो मोटिवेशन वाला इशू है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आप अपने आप हर समय मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये बात लगातार गंभीरता से सोचिए, रोज दिन रात अपने आप से कहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, मुझे हर हाल में अपने ड्रीम को अचीव करना है, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है, लाइफ में सेटल होना है, रिस्पेक्ट पानी है, एक वैल्यू पानी है, एक स्टेटस पाना है। और उन सब के लिए आप इस मेहनत को जो आप अभी कर रहे हैं लगातार करते रहेंगे। आपको इस मेहनत से कोई पीछे हटा नहीं सकता। ये प्रॉमिस अपने आप से करते रहिए। आप ये बात अपने आप को लगातार समझाते रहिए और स्टडी के सिस्टम को पूरा प्रॉपर फॉलो करिए। जब सारी चीज़ें स्मूथ होने लगेंगी, आपका फोकस बनने लगेगा, आप पढ़ाई करने लगेंगे, ये मोटिवेशन अपने आप डेवलप होता चला जाएगा और आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। ठीक, अच्छा, मोटिवेशन अचीव करने के लिए एक और तरीका भी होता है, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य ऐसा निर्धारित करते हैं जो हम पा नहीं सकते। यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को। हम लक्ष्य ऐसा निर्धारित करते हैं जो हम पा नहीं सकते, या हम लक्ष्य अपनी क्षमता के परे तय कर लेते हैं। तो जब हम अपनी क्षमता के आगे जाकर के कोई लक्ष्य तय करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी क्षमता सीमित है, हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, तो हम उस लक्ष्य को नहीं पाएंगे, हम उस टारगेट को अचीव नहीं करेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, यानी हमारा मोटिवेशनल फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट भी प्लान करने होते हैं। आज मैं केवल 25 क्वेश्चन करूंगा, आज कर लिए, मोटिवेशन फील हुआ कि हाँ मैंने टारगेट तय किया, अचीव कर दिया। कल मैं 30 क्वेश्चन करूंगा। अब मैंने आज ही कसम खा ली कि मैं 250 क्वेश्चन करूंगा। 25 हो नहीं रहे हैं, 250 की बात हम कर रहे हैं, होंगे नहीं, हमें लगेगा कि हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, हम फिर नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। तो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड मतलब हर वो चीज़ करिए जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे, जिससे आप पॉजिटिव बने रहें, और यही आपको मोटिवेट रखेगा। सेट रियलिस्टिक गोल। अभी यही बात मैं आपसे जो कह रहा था ना, वो यही बात थी कि मैं एक दिन में 25 से 50 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नीट क्वालिफाई करना है तो एक दिन में 300 से 350 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। अब 25 से 50 क्वेश्चन की कैपेसिटी है, 350 क्वेश्चन का टारगेट है। मैंने तय कर लिया कि ठीक है मैं आज 350 करूंगा। अरे साहब कैसे कर लेंगे, अभी तो आप 50 नहीं कर पा रहे ना। तो पहला टारगेट क्या होगा, कीप रियलिस्टिक गोल। पहला रियलिस्टिक गोल क्या होगा, आज मैं 50 करूंगा।
मैं कल भी 50 करूंगा, मैं परसों भी 50 करूंगा। जब तीनों दिन सक्सेसफुली 50 कर लूंगा तो चौथे दिन का टारगेट 75 होगा, पांचवें दिन का 75 होगा, छठे दिन का 100 होगा। जैसे जैसे आप अपने टारगेट अचीव करते जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती जाएगी, आपके लिए गोल आसान होते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप अचीव करते जाएंगे, तो ये आपको मोटिवेटेड भी रखेगा और पॉजिटिव भी रखेगा। बिल्ड योर विल पावर। विल पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, राइट। विल पावर इंपॉर्टेंट इशू क्यों है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि अंदर से आपके इच्छा शक्ति नहीं है, आपके अंदर करने की लगन नहीं है, आपके अंदर टारगेट को अचीव करने की ललक नहीं है। आपने किसी के कहने पर इस पढ़ाई को शुरू किया है, आपने माँ बाप के दबाव में आके पढ़ना शुरू किया है। आप छोटे शहर में थे, बड़े शहर में साल भर रहने का मौका मिलेगा, इसलिए किसी भी तरीके से माँ बाप को समझा करके कोचिंग के बहाने शहर आ गए और यहाँ घूम फिर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपकी अंदर से इच्छा पढ़ाई की नहीं हो रही है, तो भाई किसी भी तरह का मोटिवेशन मत महसूस करिए, किसी भी तरह की लेक्चर्स मत देखिए, किसी भी तरह की कोचिंग में जाकर के पढ़ाई मत करिए, अपने माँ बाप का पैसा भी वेस्ट मत करिए, अपने पेरेंट्स को क्लियरली बताइए और लौट जाइए। मगर अगर आप अचीव करने के लिए निकले हैं, अगर आप ये ठान के निकले हैं कि हाँ मुझे ये करके दिखाना है, ये मुझे अपनी लाइफ के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं करना है, ठीक, तो फिर आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो इच्छा शक्ति आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, वो ललक अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और ये सब इंटर रिलेटेड है। नेगेटिव थिंकिंग हटेगी तो आप मोटिवेटेड होंगे, मोटिवेटेड होंगे तो रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे, उनको अचीव करेंगे और मोटिवेटेड होंगे। जब मोटिवेटेड होंगे, गोल अचीव करेंगे, तो विल पावर अपने आप डेवलप हो जाएगी, ठीक, इच्छा शक्ति बन जाएगी, एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर आएगी कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। अगला स्टेप आपको करना क्या है, फॉलो करना है शेड्यूल को। देखिए, जीवन में शेड्यूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम कोई भी काम क्रम से करते हैं ना, हर चीज़ का एक सेट सिस्टम तय करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम रात में स्कूल चले जाते हैं पढ़ने और सुबह आकर के घर में सो जाते हैं, दिन भर सोते हैं। हम ऐसा भी नहीं करते हैं कि हमें दोपहर का खाना खाना था, वो हमने दोपहर को नहीं खा करके रात में 3 बजे ही खा लिया है। हर चीज़ का अपना एक समय है और उसको करने का एक तरीका है। अगर उस समय और उस तरीके को हम समझ लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान होने लगती हैं। ये डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है, ये हमारी स्टडी में भी इम्प्लीमेंट होता है। मैंने अभी बोला ना कि फॉलो शेड्यूल, तो शेड्यूल फॉलो तो आप वो करेंगे जो आप बनाएंगे ना, तो पहले आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब शेड्यूल बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने 24 घंटे के समय को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान रखनी है, हमारी बॉडी जो है ना, ये बायो क्लॉक से कंट्रोल होती है। बायो क्लॉक, बायोलॉजी के बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारी एक बायो क्लॉक है, हमारे अंदर एक क्लॉक होती है, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, शेड्यूल करती है। जैसे आप रात में सो जाते हैं, जब आप सोते हैं तो 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, सुबह आपको जगाता कौन है? वो बायो क्लॉक जगाती है। वो बायो क्लॉक बॉडी के एनर्जी सोर्सेस को रिचेक करती जाती है, और जैसे जैसे आपके एनर्जी रिसोर्सेस फिर से रिचार्ज होकर के फुल हो जाते हैं, आपका रेस्ट टाइम खत्म कर देती है, आपको जगा देती है। इतनी सेंसिटिव और इतनी समझदार है वो बायो क्लॉक। तो जाहिर सी बात है कि वो बायो क्लॉक आपको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। अब आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आपकी बायो क्लॉक के हिसाब से पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में वो कौन सा समय ऐसा है जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और उस समय आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं। वो समय आइडेंटिफाई करिए, अपने शेड्यूल में उस समय को पूरी तरह से पढ़ाई को समर्पित करिए, क्योंकि वही अकेला आपका टारगेट है, उसी लक्ष्य के लिए आप आए हैं, वही लक्ष्य आपको अचीव करना है। तो भाई अगर इस तरह का शेड्यूल हम कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम पूरे फोकस के साथ स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि उस समय हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंट रखिए, यानी कंसिस्टेंट रखने का मतलब अपनी स्टडी को कंसिस्टेंट रखिए। अब स्टडी को कंसिस्टेंट कैसे रखेंगे, बात फिर वही है, नेगेटिव थिंकिंग हटाइए, मोटिवेशन बढ़ाइए, गोल सेट करिए, विल पावर पैदा करिए और शेड्यूल को फॉलो करिए। नाउ होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। ये थोड़ा सा मजाक वाली बात है, मतलब है तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू, मगर ये थोड़ा सा समझने की बात भी है। कैसे समझने की बात है कि मैं दूसरे की गलती की सज़ा दूसरे को दे देता हूँ, मैं अपनी गलती की सज़ा अपने आप को कभी नहीं देता। मैं गलत होता हूँ, अवॉइड कर देता हूँ, नज़र भी नहीं डालता, दूसरा गलत होता है तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं।
हम अपने आप को कभी भी अकाउंट फॉर रखते ही नहीं हैं। हम सो जाते हैं, सो के उठते हैं, पढ़ाई का समय सोने में खराब कर दिया होता है, तो दिमाग को ये कह के समझा लेते हैं, चलो ठीक है सो गए तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बैठेंगे पढ़ने, कवर कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है ना, किसी के साथ नहीं होता। बहुत रेयर होता है जब हम अपने आप को एक्चुअली अकाउंटेबल करते हैं। हमने सोचा था 3 से 5 बैठ के केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उससे बात करने में 1 घंटा निकल गया। जब फ़ोन रखा तो ये कह के खुद को समझा लिया, या रोज़ रोज़ कौन सा फ़ोन कर देता है कोई दोस्त, अरे आज उसने कर दिया, 1 घंटे बात कर ली, चलो ठीक है बाद में 1 घंटा बढ़ा के पढ़ लेंगे। वो 1 घंटा बढ़ता नहीं है, हम वो 1 घंटा कभी नहीं बढ़ाते, मगर अपने आप को समझा के संतुष्ट कर लेते हैं कि जो हुआ सो हुआ, कोई इशू नहीं है। हम अपने आप को अकाउंट फॉर नहीं रखते, अकाउंटेबल नहीं रखते। हम जो शेड्यूल बनाते हैं उस शेड्यूल में जहां फेल होते हैं उसके लिए अपने लिए कोई पनिशमेंट नहीं तय करते, राइट। अगर वो पनिशमेंट हम तय करें, अगर हम अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं हर उस गलती के लिए, हर उस कमी के लिए जो पढ़ाई से संबंधित है और हम कर रहे हैं, जिसका असर हमारे टारगेट को अचीव करने पे नेगेटिविटी के साथ पड़ने वाला है, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए आपको अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते ही मिस्टेक्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्त का फ़ोन आया, 15 मिनट आ जाओ यार, चलते हैं घूम के आते हैं, पास ही चलते हैं, एक नया मॉल खुला है, 2 मिनट घूम के आते हैं, फिर पढ़ लेंगे। ऐसा कौन सा दिन भागा जा रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा, दिन भागते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अचानक से लगेगा यार अभी तो 15 दिन रह गए और हम तो इसी में सब रह गए कि हम हो जाएगा, और 15 दिन बचे हैं और सारी पढ़ाई बाकी पड़ी है। तो ये जो टाल मटोल की आदत है, अपने आप को समझा लेने की आदत है, अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देने की आदत है, ये आपको हटानी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने लिए ही सख्त होना पड़ेगा। जब तक आप खुद के लिए सख्त नहीं होंगे बच्चों, ये चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली है, ठीक। ये वैसे ही है कि मतलब पुराने ज़माने में हम लोगों ने सुना है ना कि ऋषि होते थे, साधु होते थे, पर्वतों पे चले जाते थे, बहुत दुर्गम स्थानों में चले जाते थे, न खाने का कोई ठिकाना है, न पानी का कोई ठिकाना है, न पहनने को कपड़ा है, न सर के ऊपर छत है, और कड़ी तपस्या में लीन है, घंटों साधना में लीन है, केवल एक लक्ष्य लेकर के कि मुझे उस ईश्वर को पाना है या मुझे उसके दर्शन करने हैं, और सारा ध्यान उसी पे लगा हुआ है, ठीक। मतलब ये यहाँ पे मैं कोई रिलीजियस इशू नहीं उठा रहा हूँ, जनरल एक बात कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन का वो लेवल जो कहानियों में हमने उन साधुओं के बारे में पढ़ा है कि भाई जो मतलब घंटों लीन हो जाते थे साधना में, और उनका केवल एक लक्ष्य होता था कि ईश्वर को देखना है, तो जब तक देख नहीं लेते थे आंख नहीं खुलती थी, भले ही उनके शरीर पर बर्फ गिर रही हो, बारिश हो रही हो, धूप उनके बदन को जला रही हो, भूख से उनका पेट सूखा जा रहा हो, उन्हें ये सब महसूस ही नहीं होता था, सेंसलेस हो जाते थे। केवल एक ही चीज़ का सेंस रहता था कि ये टारगेट तय किया है, इसको अचीव करना है। तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा आपको, अपने आप को उन चीज़ों के लिए पनिश करना पड़ेगा। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने आज 1 घंटा खराब कर लिया तो खुद को 2 थप्पड़ मार दिया, इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। पनिशमेंट का मतलब है आप इस बात को सीरियसली समझें कि अगर मैंने ये गलती की है तो उस टाइम को मुझे कवर करना पड़ेगा, राइट। और उस टाइम को कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब समझने की बात यह है कि अगर हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, वो टाइम कहीं ना कहीं हमारे किसी दूसरी एक्टिविटी से रिलेटेड टाइम में से कंज्यूम हो जाएगा और वो एक्टिविटी इफेक्टिव हो जाएगी, राइट। यानी कुल मिलाकर के हमारा क्या गड़बड़ होने लगेगा, शेड्यूल गड़बड़ होने लगेगा। तो अब समझने वाली बात है, इसको उल्टा लेकर के चल के देख लेते हैं। शेड्यूल गड़बड़ होगा, इच्छा शक्ति कम होनी शुरू होगी, इच्छा शक्ति कम होनी शुरू होगी, हम गोल्स नहीं डिसाइड कर पाएंगे, हम गोल्स नहीं डिसाइड करेंगे तो मोटिवेशन नहीं होगा हमारे अंदर, हम मोटिवेटेड नहीं होंगे, हम डाउन होने लगेंगे, और डाउन होने लगेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग फिर से वापस आ जाएगी। यानी ये वो पनिशमेंट है जो ऑलरेडी आपको मिल रहा है, ठीक। और ये पनिशमेंट आपको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तब मिल रहा है, आपको पता ही नहीं कि ये पनिशमेंट आपको मिल रहा है। तो वो पनिशमेंट आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। अगर ये बात आपके दिमाग में बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को अकाउंट फॉर रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, और ये रखेंगे तो आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डोंट बी नेगेटिव इफ़ यू मेक अ मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम चाहते नहीं थे गलती करना, हम चाहते नहीं थे कि पढ़ाई के शेड्यूल को डिस्टर्ब करें, हम चाहते नहीं थे कि हम अपने आज के रूटीन में कोई डिस्टर्बेंस लाएं, मगर गलती कर दी है, नहीं मन माना, दोस्त आ गया, उसने कहा चलो, तो हम चल दिए, चले गए, 1 घंटा खराब हो गया। अब 1 घंटा खराब होने के बाद जब हम वापस लौटे, अगर हमने अपने आप को सीरियसली अकाउंट फॉर कर रखा है तो हमारे मन में ये बात आ जाएगी, और हमारे मन में अगर ये बात आ जाएगी तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम नेगेटिव थॉट में चले जाएंगे। अगर हम नेगेटिव थॉट में चले जाएंगे तो वो मिस्टेक रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अब उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम जब भी कोई मिस्टेक करें
बहुत ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन करें, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मदर्शन। इंट्रोस्पेक्शन करें और ये डिसाइड करें कि ये जो मिस्टेक मैंने की थी इसको मैं आगे नहीं करूँगा, और ऐसा अपने आप से कहेंगे आप, तो आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखेंगे और इन सारे पॉइंट्स को प्रॉपर आगे फॉलो कर पाएंगे। तो डोंट बी नेगेटिव इफ़ यू मेक मिस्टेक। अगर गलती हो गई है उसको रियलाइज करिए, दोबारा उसे नहीं दोहराएंगे, ये खुद से तय करिए, अपने आप से वायदा करिए और आगे अपने शेड्यूल को कंटिन्यू करिए, फॉलो करिए, उससे दूर नहीं होना है। प्लेस रिमाइंडर्स अराउंड यू। हमारी आदत है, हम इंसान हैं, हम इंसानों की एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है कि हमको बार बार याद दिलाया जाता है तो याद आता है। अगर हम फोकस नहीं हैं, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप है, हम नेगेटिव माइंडसेट से पूरी तरह से दूर नहीं हो पाए हैं, हम शेड्यूल में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम इंटरनली वीक हैं, राइट। वीकनेस क्या होती है? वीकनेस यही तो होती है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, ये हमारी वीकनेस है। तो हम वीक हैं। अगर हम वीक हैं तो हम बार बार चीज़ों को भूलेंगे या उनसे भागेंगे, हमारा मन उनसे हमें दूर ले जाएगा। जो हमें नहीं अच्छा लगता हम वो खाते नहीं हैं, जो हमें नहीं अच्छा लगता उससे हम बात नहीं करते, जहाँ हमें अच्छा नहीं लगता वहाँ हम जाते नहीं हैं, जिनको हमें लगता है कि बात करने में जिनसे मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा हम उनसे बात नहीं करते हैं। यानी हर वो जगह जो हमको ये फील कराती है कि वहाँ हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट से हम हमेशा दूर रहना चाहते हैं। अब रिमाइंडर का इससे क्या रिलेशन है? रिमाइंडर का इससे बहुत सिंपल रिलेशन है। कई बार हम अपनी सुस्ती के चलते, अपने आलस के चलते, अपनी परेशानियों के चलते, अपने फैमिली स्ट्रेस के चलते, अपने घर का जो इन्वायरमेंट है उसके चलते, जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ रूममेट के डिस्टर्ब करने के चलते, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सब्जेक्ट में वीक होने के चलते या कई और चीज़ों की वजह से, हम अगर अपने शेड्यूल से भागते हैं तो दिमाग का तो काम है कि वो आपको नेगेटिविटी से दूर ले जाए, क्योंकि उसे तो संतुलन की अवस्था में रहना है। अगर इसको आपको जानना हो ना कि दिमाग संतुलन की अवस्था में कैसे रहता है, तो एक वीडियो पड़ा हुआ है ना, वो वीडियो हमारे इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक। उसमें मैंने ये बताया है, मेड लाइफ ईजी, स्टूडेंट लाइफ स्टडी लाइफ मेड ईजी करके एक वीडियो है जो पड़ा हुआ है। उसमें ब्रेन कैसे फंक्शन करता है उस पर हमने बात की है। खैर, अभी हम लोग फिलहाल ये मानते हैं, मोटे तौर पे मान के चलते हैं कि जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पर हमारा ब्रेन कंफर्टेबल नहीं है, उस हर जगह से हमारा दिमाग हमको दूर भगाएगा, राइट। अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सब्जेक्ट टफ होगा, कुछ भी होगा, तो हमारा दिमाग वहाँ से हमको भगाएगा। और जब दिमाग हमको वहाँ से भगाएगा तो ऐसी कोई भी चीज़ देखने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा, समझने नहीं देगा जो वापस उस दिशा में ले जाती हो। मगर हमारी मजबूरी है कि हम उससे भाग नहीं सकते, हमारा टारगेट हमारे सामने तय है। तो हमें करना क्या है? सिंपल, हमें सिंपल ये करना है, छोटे छोटे कागज़ में रिमाइंडर्स लिख लेने हैं। 3 बजे से फिजिक्स पढ़नी है, अपने बेड के बगल की दीवार पे स्टिकर लगा दिया। 4:30 बजे केमिस्ट्री उठा के पढ़नी है, अपने सिरहाने एक स्टिकर लगा दिया। अपने जहाँ पे लेटते हैं, जहाँ सामने की वॉल है उस पर स्टिकर बना दिया या एक चार्ट बना के लगा दिया, ये टाइम टेबल है भैया, ये टाइम टेबल फॉलो करना है, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो टारगेट अचीव नहीं होगा। ये वो रिमाइंडर्स हैं जो पूरे घर में आप लगा सकते हैं। आप जहाँ उठेंगे बैठेंगे वो रिमाइंडर्स आपको दिखते रहेंगे। और दिमाग क्या करता है? दिमाग का काम करने का तरीका, मैं फिर से कहूँगा कि वो ज़रूर वीडियो देखेगा, स्टडी लाइफ मेड ईजी, उसमें मैंने इस बात को भी डिस्कस किया है। दिमाग क्या करेगा कि जब जगह जगह रिमाइंडर्स देखेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बार बार आपके दिमाग को हैमर करेगी, और जब दिमाग को हैमर करेगी तो दिमाग उसे अपने लिए एक टास्क समझ करके रिसीव करेगा। और जब ब्रेन किसी चीज़ को टास्क समझ लेता है तो वो एक चैलेंज के तौर पे होता है, और जब तक वो चैलेंज अचीव नहीं होता है हमारा मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब रहने का मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट होकर के बात करते हैं। डिस्टर्बेंस से मतलब ये है कि आपका ब्रेन लगातार आपको हैमर करेगा कि ये इनकम्प्लीट टास्क है, इसको ख़त्म करो तब मैं रिलैक्स होऊंगा। तो वो जो इनकम्प्लीट टास्क वाली फीलिंग है ना, वो दिमाग में बनी रहेगी, और जब ये फीलिंग बनी रहेगी ना कहीं ये चीज़ बार बार आपको रिमाइंडर के तौर पे सामने आएगी, और आप बार बार इस चीज़ को फील करेंगे, तो आपके अंदर ये बात पैदा होगी, ये एक मोटिवेशन पैदा होगा कि भैया किताब उठाओ, ये काम अभी अधूरा पड़ा है, इसको ख़त्म करो, राइट। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गिव योरसेल्फ टाइम टू सी चेंजेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। गिव योरसेल्फ टाइम टू सी चेंजेस, गिव योरसेल्फ टाइम टू सी चेंजेस।
इसका क्या मतलब है? हमारा नेचर, फिर से वही बात आ गई कि हम मनुष्य हैं और हमारी प्रकृति है किसी काम को करते ही उसका निष्कर्ष देख लेने की। हम जो करें हमें तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए। ये जो फीलिंग है इस पे थोड़े से कंट्रोल की जरूरत है। आपने एक टाइम टेबल बनाया और उसको 2 दिन फॉलो किया, तो 2 दिन बाद आप अपने क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और आप 40वीं रैंक पे हैं तो 10वीं पे नहीं पहुंचने वाले हैं। इट टेक टाइम। आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करना है थोड़े लंबे समय तक, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ करके आपको उस जगह से इंप्रूवमेंट शुरू करा देगा और आप 40वीं पोजीशन से 10वीं तक पहुंचेंगे। बट इसमें समय लगने वाला है, तो अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, गिव योरसेल्फ टाइम टू सी चेंजेस। यानी जब आप शुरू करें इन सारी चीज़ों को, तो हर हफ्ते 10 दिन के गैप के बाद आप 10 मिनट शांत होकर बैठिए और ये सोचिए कि आप 10 दिन पहले कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस 10 दिन का इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, और वो इंप्रूवमेंट जो आप देखेंगे वो आपको पॉजिटिविटी देगा, वो आपके गोल्स अचीव होते हुए दिखाएगा, वो आपके विल पावर को स्ट्रांग करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी हटाएगा, और वो आपको फील कराएगा कि आप अपने हर टास्क के लिए खुद अकाउंटेबल हैं। और अगर उस अकाउंटेबिलिटी को आप अचीव करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है टेक टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ। तो ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, रिचार्ज तो होना ही होना है। हमारी लाइफ भी, हमारी बॉडी भी एक मोबाइल हैंडसेट की तरह है। हमारे पास, हम रात भर सो करके रिचार्ज होते हैं, दिन भर फंक्शन करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं, रिचार्ज होते हैं, फिर दिन में फंक्शन करते हैं। और रात में रिचार्ज होने के लिए जो बैटरी हमें चाहिए होती है वो दिन भर का खाना है जो हम खा करके एनर्जी सेव करते हैं, वो रात में जब हम सो रहे होते हैं तो वो एनर्जी कन्वर्ट होती है और हमको रिचार्ज कर देती है। अब यहाँ पर रिचार्ज से थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। यहाँ पर मतलब क्या है, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए 6 से 7 घंटे मान लीजिए रोज पढ़ रहे हैं, तो भाई 7 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, आपको इसमें ब्रेक लेना है। 90 मिनट्स का 2 आवर्स का शेड्यूल बनाइए और 2-3 शेड्यूल 4 शेड्यूल में स्टडी करिए। एक तो ये मतलब हुआ यहाँ पर टेक टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ, आप मेंटली फ्रेश हो जाएंगे। 5 मिनट जाइए मम्मी पापा के पास बैठ जाइए, छोटे भाई बहन के पास बैठ जाइए, टीवी देख लीजिए, गाने सुन लीजिए, जहां आपको लगता है कि आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का समय उस एक्टिविटी को दीजिए, मेंटली फ्रेश हो जाएंगे। जो 2 घंटे की पढ़ाई से स्ट्रेस डेवलप हुआ था, जो 2 घंटे की पढ़ाई से फटीग यानी थकान डेवलप हुई थी, वो कंट्रोल हो जाएगी और आप फिर से अपने आप को रिचार्ज फील करेंगे पढ़ाई के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर वो बात लिखी नहीं है मगर मैं बता दूँ। हम जब भी पढ़ने बैठें, मुझे बिस्किट्स बहुत पसंद है मान लीजिए, तो मैं अपनी टेबल के आसपास वो बिस्किट ज़रूर रखूँ, एक बॉटल पानी की ज़रूर रखूँ। मतलब अगर मैं 2 घंटे पढ़ने बैठा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि उस 2 घंटे में बिस्किट खाने के लिए भी उठ के किचन नहीं जाना है, पानी पीने के लिए भी उठ के किचन नहीं जाना है, बिस्किट्स और पानी मेरी टेबल पे हो। यानी हम थोड़ा थोड़ा स्नैक्स बीच में लेते रहें, वो एनर्जी को मेंटेन रखेगा, है ना। और जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो माइंड भी स्लाइटली डाइवर्ट होता है और डाइवर्ट होकर के वापस से फोकस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हम एक छोटा रिचार्ज कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टेक टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ। नाउ प्रॉमिस योरसेल्फ ओनली इफ यू कैन कीप। अपने आप से वो वायदा करिए जो आप पूरा कर सकते हैं, वो वायदा बिल्कुल मत करिए जो आप पूरा नहीं कर सकते। जैसे मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ नहीं रहा था। कल तक हालत ये थी कि 4 घंटे पढ़ने बैठता था और 4 घंटे बाद हालत खराब हो जाती थी। और आज अचानक मैं बड़ा मोटिवेट फील कर रहा हूँ और मैंने ये तय कर लिया कि साहब आज तो मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। इम्पॉसिबल है, नहीं पढ़ पाएंगे आप। जब आप कोई टारगेट सेट करेंगे और नहीं अचीव करेंगे तो क्या होगा, अगेन फिर वापस आ जाएंगे नेगेटिविटी, मोटिवेशन कम हो जाना। गोल नहीं है रियलिस्टिक तो अचीव नहीं हुआ है। रियलिस्टिक गोल नहीं होना ही तो है ये कि आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे और ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं था तो वो अचीव नहीं हुआ, और जब नहीं अचीव हुआ तो हम नेगेटिव थॉट में चले गए। तो अपने टारगेट वही सेट करिए जो आप अचीव कर सकें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। मान लीजिए आपको मिठाई खाना बहुत पसंद है, या आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, या स्नैक्स में आप बड़ा रुचि रखते हैं, या आपको मूवी देखने का शौक है, या आपको गाने सुनने का शौक है। मतलब जिस चीज़ से आप अपने आप को बेस्ट एंटरटेन्ड महसूस करते हैं, जब जब आप अपना टारगेट अचीव करें
अपने आप को उस चीज़ से रिवॉर्ड करें। मैंने ये टारगेट अचीव किया। अब मैंने एक मिठाई का टुकड़ा उठाया, मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे बेसन की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। तो अगर मैं इस जगह पर हूँगा तो मैं बेसन का एक लड्डू अपने सामने रख लूँगा और ये तय कर लूँगा कि साहब ये 25 क्वेश्चन खत्म करूँगा फिर ये लड्डू खाऊँगा। तो रिवॉर्ड मैंने तय कर लिया, टास्क मैंने तय कर लिया। अब टास्क अचीव करने के बाद जो उस बेसन लड्डू को खाने का आनंद है ना, वो बिना टास्क कंप्लीट के खाने में नहीं आने वाला। और ये आप करके देखिए, आपको महसूस होगा। यानी जब भी आप अपने सेट टारगेट को अचीव करिए, हमेशा याद रखिए कि आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना है। आप जिस तरह से अपने आप को अकाउंटेबल करते हैं, पनिश करते हैं, उसी तरह से अगर आपने कोई टारगेट तय किया और उसे अचीव किया है तो रिवॉर्ड भी आपको करना है, राइट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अभी हम लोग डिस्कस की हम लोगों ने, ठीक। अब इसको एक बार शॉर्ट में दोहरा लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग हटाइए। मैं ये कर सकता हूँ, ये बात मन में होनी चाहिए। मैं ये कर लूँगा, ये बात मन में होनी चाहिए। मेरे लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात मेरे मन में होनी चाहिए। रास्ते ढूंढेंगे तो बिल्कुल ऐसा होगा। जब रास्ते ढूंढेंगे और उस पर चलना शुरू करेंगे, छोटे छोटे टारगेट अचीव होंगे, मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ाना है तो अनरियलिस्टिक गोल नहीं रखना है, रियलिस्टिक गोल रखना है, उसको अचीव करना है। उसको अचीव करेंगे तो मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा तो नेगेटिव थॉट दिमाग से चली जाएगी। और ये सब जब हम करेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, राइट। हमारा शेड्यूल हमने बना रखा है, हम उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। उस शेड्यूल से कहीं भी भटकेंगे तो अपने आप को इसके लिए अकाउंटेबल मानेंगे, अपने आप को पनिश करेंगे। पनिश करने का मतलब कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं है। पनिश करने का मतलब है कि उस टाइम को कहीं कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे और अपने शेड्यूल पे वापस लौटने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। हमारा पनिशमेंट बस इतना ही होगा। दूसरी बात, और आगे आ जाते हैं, डोंट बी नेगेटिव इफ़ यू मेक अ मिस्टेक। हम इंसान हैं, हम सारी चीज़ें करने के लिए तय कर सकते हैं, फिर भी कहीं चूक सकते हैं, गलती कर सकते हैं। हम जब भी गलती करेंगे, चूकेंगे, हम अपनी मिस्टेक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक हम नहीं दोहराने वाले हैं। प्लेस रिमाइंडर्स अराउंड यू। बार बार भूल जाते हैं, नेगेटिविटी हम होती है तो हमारा दिमाग उनसे दूर भागता है, उन चीज़ों को करने में मन नहीं लगता है। आपको बार बार अपने आप को ये याद दिलाना है कि आपको ये पसंद हो या नहीं हो। आपने जो टारगेट पसंद कर रखा है, चुन रखा है, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो वो रिमाइंडर्स जो आपके चारों ओर लगे होंगे, पूरे घर में लगे होंगे, वो इस बात के लिए आपको लगातार प्रेरित करेंगे कि अपने ट्रैक से मत हटिए, अपने ट्रैक पे वापस आइए और स्टडी करिए। गिव योरसेल्फ टाइम टू सी चेंजेस। बिल्कुल, एक दिन या 2 दिन में परिवर्तन नहीं आएगा। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे, 3 से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर लग सकता है। 1 हफ्ते का समय अपने आप को दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप जहाँ से चले थे और 1 हफ्ते बाद आप जहाँ पर हैं, इसका कंपैरिजन करिए। आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि आपने प्रोग्रेस कर ली है। और ये प्रोग्रेस कर लेने की जो फीलिंग है, यही वो मोटिवेशन है जो आपको और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक। टेक टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ। मैंने जैसे कहा कि लगातार हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर लगातार एक ही चीज़ करते चले जाएंगे। हमें ब्रेक में चीज़ों को करना है, हमें पढ़ाई को टुकड़ों में करना है, हमें पढ़ाई को रुक रुक करके करना है। बीच बीच में अपने आप को रिचार्ज करने का मतलब है कि हमको ब्रेक देना है, अपने मेंटल फटीग को रिलीज़ करना है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग थकता है और थकान को हटाने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना ज़रूरी है। प्रॉमिस योरसेल्फ ओनली इफ़ यू कैन कीप। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम केवल वही प्रॉमिस करें अपने आप से जो हम कर सकते हैं। एक दिन में 200 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी है तो 400 का टारगेट नहीं लेंगे। अगर 200 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी है तो 200 क्वेश्चन ही करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा, आप अपने आप को अकाउंटेबल मानिए, वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। जब टारगेट अचीव नहीं करेंगे, हम अकाउंटेबल मानेंगे, पनिशमेंट लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, ये हमारा पनिशमेंट होगा। और अगर हम टारगेट अचीव कर लेंगे तो अपने आप को रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड में आप अपने लिए वो कोई भी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील हो, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो, जो आपको एंजॉय करा सके। तो ये ओवरऑल एक बेसिक चीज़ है। आप अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। इसमें एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जब भी पढ़ने बैठें, अगर हॉस्टल में हैं तो अपने रूममेट्स को बताइए, अगर आप घर पर हैं तो अपनी पूरी फैमिली को बताइए कि आप उस समय पढ़ने जा रहे हैं, ताकि वो लोग कम से कम शोर, कम से कम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और आपके फोकस को बनाए रखने में मदद करें। हमेशा ये बता के पढ़ने बैठिए कि भाई अब देखो पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर शोर नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब ये होगा तभी आप पूरे फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। तो घर पे हो या कहीं भी हो, आप पढ़ने बैठते हैं, अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बताइए कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करें।
क्योंकि कान एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बंद तो नहीं कर सकते ना, हर समय कान में हाथ उंगली रख करके तो नहीं बैठे रहेंगे। पढ़ने के लिए तो हमको जब हम पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे करके तो नहीं बैठेंगे पढ़ने, शोर आएगा तो अपने आप हमारे कानों में आएगा, और वो शोर आएगा कानों में तो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन उसे एनालिसिस ज़रूर करेगा। बगल वाले कमरे में बैठे थे मम्मी पापा और छोटा भाई, वो हंसने लगे तो मेरे दिमाग में आ गया कि ज़रूर कोई कार्टून देख रहे होंगे, कोई मूवी देख रहे होंगे, बहुत अच्छा सीन चल रहा होगा तो हंस रहे होंगे। अब दिमाग उधर चला गया साहब, है ना, अब वो हंसी हमको उधर खींच रही है, किताब इधर खींच रही है, हम फंस के रह गए। तो कोशिश करिए शांत जगह पे बैठिए, ऐसी जगह पर पढ़ने बैठिए जहाँ पर डिस्टर्बेंस के चांसेस कम हों। लास्ट वीडियो में जहाँ हम लोग डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा भी था कि आप ध्यान रखिए, अपने मोबाइल नोटिफिकेशंस भी ऑफ कर दीजिए ताकि वो भी आपको डिस्टर्ब ना करें। तो सब कुछ बता करके उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करके पढ़ने बैठिए जो आपको आपकी पढ़ाई से दूर ले जाते हैं, जो आपके फोकस को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये एक सिंपल सा चार्ट है, ये चार्ट मैं आप लोगों को ग्रुप्स में भी भेज सकता हूँ, भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। और फिलहाल इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। अगर ये इंप्लीमेंट होंगे तभी टारगेट अचीव होगा। और बच्चों, सफलता सबको चाहिए। आपके टीचर भी सफल तब होते हैं जब आप सेलेक्ट होते हैं, आपके माँ बाप भी सफल तब होते हैं जब आप कुछ अचीव करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी प्राउड फील करते हैं जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहां वो आपकी तरफ देख करके अपने आप को प्रेरित महसूस करते हैं। तो उस कैटेगरी में मत जाइए जो भ्रमित है, जो रास्ता भटक रहे हैं, जो पढ़ाई से दूर हैं, जो सबसे झूठ बोल रहे हैं और खुद से भी झूठ बोल रहे हैं, जो रोज सुबह आते हैं, क्लास में बैठते हैं और 1:30 बजे उठ के घर जाते हैं और ये मान करके जाते हैं कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा होता है, कुछ नहीं आ रहा होता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि उनसे पूछ लूँ फैक्टोरियल 9 क्या होता है बता दीजिए, तो शायद उनको पता ही नहीं कि फैक्टोरियल चीज़ क्या है। तो बहुत बहुत सारे कैटेगरी है बच्चों की। आप जितना सिंसियर हैं आप उसी कैटेगरी में रहिए, ठीक। और हो सके तो उसी कैटेगरी के कुछ अपने फ्रेंड्स बनाइए और उनके साथ कभी कभी ग्रुप स्टडी भी करिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी कमज़ोर हो, आपके साथ वाले दोस्त की अच्छी हो, वो आपको पढ़ा सके, और कुछ चीज़ें जो आपकी अच्छी हैं आप उसको पढ़ा सकें। इस तरह से रिवीजन भी हो जाता है और हमारी प्रॉब्लम भी शेयर हो जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं जिनको बहुत ईजिली वे में हमको लेना है। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई बहुत मुश्किल रास्ता नहीं है, आसानी से करेंगे सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि पहले डिस्ट्रैक्शन के चार्ट को, इसी तरह का जो चार्ट मेरे पास है वो हम डिस्कस करने हैं शॉर्ट में, और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू रिवाइज थिंग्स। रिवीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये तय करता है कि आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा रिवीजन के साथ कितनी ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर पाएगी, और वो जो स्टोरेज है वो किस तरह से इनहेंस होगी, और रिवीजन में आपने जिन चीज़ों को पढ़ा है वो एग्जाम में आपके लिए कैसे यूजफुल होंगी। रिवीजन करने का भी एक टेक्निक है, एक मेथड है। इसमें ब्रेन की जो मेमोरी होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन सब चीज़ों का रोल तो होता ही है, फोकस तो चाहिए ही होता है, मगर कैसे ब्रेन की मेमोरी को रिवीजन के जरिए और शार्प कर लें और उसका यूटिलाइजेशन उस 3 घंटे में करें जब हम एग्जाम देने बैठे होंगे, इस पर छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।